हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के टॉप 3 इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हर साल लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन अधिकांशतः आपको मिल ही जाएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य, यानी उसकी डिफिनीशन देनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, डिफिनीशन क्या देंगे। हम लोग कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को रखने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू जीरो। ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू जीरो। अब थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, सपोज करिए कोई आवेश है ये। ठीक है, इस आवेश का ये अपना क्षेत्र है। ठीक है ना, इस वैद्युत क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में अगर आप कोई दूसरा आवेश रख दीजिए, ठीक है ना, सपोज करते हैं हमने आवेश Q0 को रख दिया है। ठीक है ना, अब इस Q0 पर ये जो पहला वाला आवेश है ये कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो वही जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन जो आपने आवेश रखा है उस आवेश का मान कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। ये कंडीशन है। बात समझ गए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या देंगे, एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा आप लोग। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को रखने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ के बटे क्यू जीरो। चलिए, अब इसमें आपका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है ना, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान बताइए। तो सपोज किया हमने यहां पे एक बिंदु आवेश है। ठीक है, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर, इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, देखिए ध्यान से, आर दूरी पर हमने एक दूसरा चार्ज रख दिया है प्लस Q0 को। यह चार्ज इसके, इस वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तब जाहिर सी बात है इस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। अब दोनों वैद्युत फोर्स करेंगे, या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। चूंकि यहां पे हमने क्या किया है, दोनों को पॉजिटिव ही रखा है, दोनों को क्या रखा है, पॉजिटिव ही रखा है। अतः ये दोनों एक दूसरों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है ना, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां पे हमने क्या कर दिया है, बल की जो दिशा है कुछ इस प्रकार से दिखाई है। ये देखिए, बल की जो हमने दिशा तीर के माध्यम से दिखाई है वह दूर की ओर है। दूर की ओर है मतलब क्या, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। और इस बिंदु पर, यानी कि इस आवेश से आर दूरी पर हमें एक बिंदु है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। चले देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कूलाम का नियम। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम अच्छा क्या कहता है, कूलाम का नियम हमने यहां पर लिखा हुआ है। कूलाम का नियम कहता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 मतलब पहला आवेश, पहला आवेश यहाँ क्या है, प्लस Q, तो प्लस Q रख दिया। दूसरा आवेश भी क्या है, Q0, तो दूसरा आवेश भी हमने यहाँ क्या रख दिया, Q0 बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो दोनों की बीच की दूरी क्या है, R है, तो R का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो ये जो लाइन हमने लिखी है वो कहां से लिखा है, कूलाम के नियम से लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नीचे। अब हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F के बटे Q0। हाँ, F बटे Q0। अच्छा, F बटे Q0 अभी हमने पढ़ा। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ा,
कूलाम के नियम से F का मान, ये दोनों चार्ज जो थे ये कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो F का मान हमने निकाल लिया, ये चीजें हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में F का मान ये जो हमने निकाला था उसको उठा करके रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे E इज इक्वल टू ये जो F था इस F की जगह है ये वाला मान रख दिया, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे F के स्थान पर तो 1/4πε0 ये वाला मान इंटू Q0 बटे R स्क्वायर, टोटल के बटे क्या था Q0, यहाँ पे देखिए टोटल के बटे क्या है Q0, तो Q0 हमने रख दिया। यहाँ पे हमने देखा ये Q0 इस Q0 से क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, जो बचा उसको लिख दिया। बचा क्या, ध्यान से देख लीजिए 1/4πε0 बचेगा, नॉट बचेगा उसको लिख दिया। उसके बाद ये Q बचा है, Q को लिख दिया, बटे में R स्क्वायर था, R स्क्वायर को रख दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपका है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर होती है। ठीक है, बात समझ गए, आसान था। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है वह कितनी दूरी पर निकली है, R दूरी पर निकली है। Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यही होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आता है, अच्छे से आप लोग नोट बना करके इसको ले लीजिएगा। PDF के माध्यम से समझाने का एक ही उद्देश्य है, हालांकि ये सारी चीजें हमने व्हाइट बोर्ड पर भी आपको समझाया हुआ है, लेकिन PDF के माध्यम से समझाने का उद्देश्य है कि आपको एक नोट्स मिले, आप आसानी से नोट कर सकें इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी एग्जाम में पूछा था और हर साल ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी सेट में आपको मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए और कूलाम की परिभाषा दीजिए। मेन जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। अगर ये आ गया तो ये तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कूलाम का नियम हमें क्या पढ़ना है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का जो नियम है वह फ्रांस के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के, क्या नाम था उनका, चार्ल्स एंगस्टीन कूलाम। तो फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स एंगस्टीन कूलाम ने सन 1675 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया। इन्होंने कहा दो स्थिर बिंदु आवेश है, कोई भी हो सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों के बीच कितना फोर्स कार्य करेगा, ध्यान समझिएगा। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। समान चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत चार्ज होंगे तो आकर्षित करेंगे। तो कितने बल से ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, ये चीज हमें किसने बताया, चार्ल्स एंगस्टीन कूलाम ने सन 1675 ईस्वी में बताया। ठीक है, तो कूलाम के नियम में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे कि फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स एंगस्टीन कूलाम ने सन 1675 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम होता क्या है, देखिए कूलाम के नियम को अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने उपयोग किया है, तो यहाँ पे देखना है कूलाम का नियम कहता क्या है। कूलाम साहब ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल का मतलब होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। वैद्युत बल का मतलब क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को संयुक्त रूप से वैद्युत बल कहा जाता है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो दो आवेश हैं जिनके बीच हमें फोर्स कार्य करना है उनके गुणनफल की, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात इन्होंने बताई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो फोर्स कार्य करते हैं, एक
उन दोनों के आवेशों के नहीं, दो फोर्स कार्य नहीं करते, फोर्स तो एक ही कार्य करेगा, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला इन्होंने बताया कि जो फोर्स कार्य करेगा वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि उसके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, ये दो चीजें इन्होंने बताई। चलिए आगे देख लेते हैं दोनों नियम को उनके। पहला कंडीशन सपोज करते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया है एक Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, R दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जो दोनों आवेशों पर फोर्स कार्य करेगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यही बताया ना। तो दोनों आवेश हमने क्या लिया था, Q1 Q2 के गुणनफल के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। उसके बाद कहा कि उसके बीच की दूरी जो है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या माना था, R, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती हमने कह दिया। ठीक है ना, एक के बटे लिखने का मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपका पहला नियम था, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, ये जो दो नियम हमें मिले थे, इन दोनों नियमों को हमने क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया, मिला दिया। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। तो पहला जो नियम था वह इन दोनों नियमों को हमने यहाँ पे देखिए क्या किया है, मिलाया है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 था, बटे R² था, मिला दिया। अब आप लोग जानते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर जब आप इक्वल लगाएंगे तो क्या हो जाता है, इस इक्वल की स्थान पर, इस प्रोपोर्शनलिटी के स्थान पर एक कांस्टेंट लगता है। यहां पर हमने जो कांस्टेंट यूज किया वो कौन सा कांस्टेंट था, K था। ठीक है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R²। ये आपको मिल गया कूलाम का नियम। अभी आगे भी इन चीजों को देखेंगे। देखिए यहां पे हमने कहा कि K एक समानुपाती नियतांक है। K क्या है बताइए, K एक समानुपाती नियतांक है और इस K का जो मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि K के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है। चलिए K के स्थान पर यानी इसके स्थान पर हम लोग ये वाला रख देते हैं। तो रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या बताइए, रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, रखेंगे तो हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। अच्छा, आप कहेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बताइए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लेता है एप्सिलॉन नॉट का मान या फिर मात्रक क्या होता है, या फिर ऐसे पूछेगा निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो आपका ये कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान समझिएगा क्या मात्रक होता है, यहाँ पे हमने लिखा है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिख नहीं रहा है, मीटर स्क्वायर है। मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻⁻। अच्छा, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी पूछ लेता है, तो बीमा यहाँ पे हमने रख करके रखा है। एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है वह M−1L-3 T4A2 होती है। ठीक है, ये जो फार्मूला हमें मिला है ये वायु अथवा निर्वात के लिए है। ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला है कूलाम का नियम, ये किसके लिए है, वायु अथवा निर्वात के लिए है। अगर किसी माध्यम की बात करेंगे तो इसी एप्सिलॉन नॉट के साथ वो उस माध्यम का परावैद्युतांक लग जाएगा। मान लेते हैं अगर किसी माध्यम की बात करेंगे, उस माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो उस माध्यम के साथ क्या लग जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक K लग जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं अन्य किसी माध्यम के लिए जो कूलाम का नियम होगा वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं। एकदम आसान था, कूलाम का नियम नोट बना लीजिएगा।
सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने 1675 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। हमने दो आवेश लिया, दोनों आवेश को बीच की दूरी r ले लिया, उसके बाद देखा कूलाम के नियम को अप्लाई किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने समझ लिया है। नोट्स आप लोग इजीली बना लीजिए, ठीक, नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यम द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया है वह दिया है +q। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया है, q दिया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है, ध्यान दीजिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है तो, और वह विरामावस्था से त्वरित होता है। सिद्ध कीजिए कि x दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग √2qEx/m होगा। अच्छा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन देखिए 2013 में पूछा भी गया है। अच्छा देख लिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है ना। अब उस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह कितना है, q है। वह इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट करता है, वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से त्वरित होता है। विरामावस्था से त्वरित होता है यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। u का मान कितना होगा, 0 होगा। वह कितना दूरी तय कर रहा है, x दूरी तय कर रहा है, ठीक है। x दूरी तय करने में वह इलेक्ट्रॉन कितना वेग प्राप्त कर लेगा, वही हमें क्या करना है, निकालना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़े पेज पे लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले कहा कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है। अच्छा, यम द्रव्यमान है तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में रखा है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल, फोर्स कितना कार्य करेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना कार्य करेगा। अरे एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पार्टिकल रखा है, कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर जो बल कार्य करता है यह बराबर कितना होता है, QE होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी जो फोर्स कार्य करेगा वह कितना कार्य करेगा, Q × E कार्य करेगा। इतनी बात समझ पाए कि नहीं पाए, चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है उस पर जो फोर्स कार्य करेगा वह कितना कार्य करेगा, F = Q × E। आपने गति के एक समीकरण को पढ़ा है, v² = कितना होता है, u² + 2as। ये गति का समीकरण पढ़ा है, हाँ। क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, विरामावस्था से, यानी u = क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। u का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी v² = u² का मान 0, 2। अच्छा, a का मान क्या हमें पता है, नहीं पता है। चलिए a का मान निकालने का प्रयास करते हैं। a बराबर होता क्या है, a बराबर होता क्या है बताइए, a बराबर होता है F/m। a बराबर कितना होता है, F/m। और F, अरे F बराबर m में नहीं होता, F का मान हमें पता है, F का मान पता है कितना है, QE। तो QE/ कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। ये बात समझिए, a बराबर क्या होता है, F/m। तो F का मान कितना है, QE/m। इनटू क्या है, इनटू क्या है, s। यहाँ पे देखिए यस है ना, यस है ना। चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यस है, हाँ यस है। तो यस, लेकिन सवाल में कह रहा है कितनी दूरी तय कर रहा है, x दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें v का मान निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ से v = कितना हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बाकी सब क्या होंगे, √ में हो जाएंगे। तो सभी चीज़ों को क्या हो जाएगा, √ में। तो कितना हो जाएगा, 2QE, देखिए 2QE लिख दिया यहाँ पे, देखिए 2QE × EX/, कितना है, m है,
ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कितना वेग अर्जित कर लेगा, यही इतना वेग अर्जित करेगा। आसानी से हमने प्रूफ कर दिया ना। सबसे पहले हमने जाना इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र यम में रखा हुआ है, तो उस पर जो कार्य करेगा बल वह कितना कार्य करेगा, Q इंटू ई कार्य करेगा। उसके बाद हमने निकाल लिया उसका त्वरण, त्वरण कितना है, A बराबर F बटे यम। F का मान हमें पता है, अतः त्वरण बराबर हो जाएगा Q ई बटे कितना, Q ई बटे कितना, X हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाए होंगे, जिसमें भी बराबर आपको प्रूफ करना था √2QEX के बटे M। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आसानी से हम इन सब क्वेश्चन को प्रूफ करके आप लोग को दे देंगे। हालांकि हम प्रयास करेंगे मैक्सिमम चीज़ें आपको PDF के रूप में मिल जाए, ताकि आसानी से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में ना आया हो तो बताइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी PDF बना करके आप लोग को दे देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये सब इन 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इन 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के वीडियोज़ के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।